आज बच्चों हम स्टडी करने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में। ओम का नियम क्या है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जॉर्ज साइमन ओम जर्मनी के वैज्ञानिक हैं बच्चों ये, और 1826 में 1826 में इन्होंने एक नियम स्थापित किया जो आपको विभवांतर और धारा के बीच में रिलेशन को डिफाइन करता है। पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, किसी भी चालक में कितनी धारा प्रवाहित हो सकती है, किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विभवांतर से क्या संबंध है, इसको बताने के लिए जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे उनके नाम पर कहते हैं बच्चों ओम का नियम। जैसे यह एक चालक है, यह एक चालक है बेटा, इसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी यह डिपेंड करता है इसके दोनों सिरों पर बैटरी की सहायता से विभवांतर आरोपित किया जाएगा। तो ओम कहते हैं जॉर्ज साइमन ओम की यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए, भौतिक अवस्था का क्या मतलब है इस पे भी अभी अपन बात करेंगे। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आरोपित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यह है बच्चों ओम का नियम, मीन्स भी अनुक्रमानुपाती आई। इन्होंने शर्त क्या रखी, चालक की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था से मतलब है बच्चों चालक के लंबाई में, चालक के ताप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हम जानते हैं कि धारा से बेटा ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है जिससे तार गर्म हो जाता है, और गर्म होने से आपको याद होगा प्रसार होता है, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार होता है। तो ऐसा होने से चालक की लंबाई में भी परिवर्तन हो सकता है। तो ये पूरी तरह से सत्य कब है, भी अनुक्रमानुपाती आई पूरी तरह से सत्य केवल तभी है जबकि चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो। तो ये शब्द याद रखना क्योंकि एग्जाम में आ जाता है कि ओम के नियम की क्या शर्तें हैं। तो आपको लिखना है चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अर्थात उसके ताप में, उसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों राशियां एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं। इससे बेटा ग्राफ के द्वारा भी आपको रिप्रेजेंट करना है। एक्स अक्ष पर आपने v को रिप्रेजेंट कर दिया, y अक्ष पर बेटा हमने रिप्रेजेंट कर दिया I को। और ये ग्राफ क्या बताएगा कि धारा जैसे जैसे विभवांतर के मान में वृद्धि करेंगे उसी अनुपात में धारा के मान में भी क्या होगी बच्चों, वृद्धि होगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा भी अनुक्रमानुपात, एक नियतांक आता है, या इसी को हम नॉर्मली ऐसा लिखते हैं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और बच्चों यहां पर R क्या है, तो R एक नियतांक है, और इस नियतांक को क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अब चूंकि यह नियत है तो क्या हम इस नियम को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, V डिवाइडेड बाई I इक्वल टू R, अर्थात इसी नियम को हम इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर और प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का अनुपात सदैव नियत होता है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, यह भी बेटा ओम का नियम है। इस तरह से ओम के नियम आपको समझ में आ जाता है। अब इसमें R क्या है बेटा, R एक नियतांक जिसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, इसका क्वेश्चन अलग से बनेगा कि प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, किसी चालक का प्रतिरोध क्या है, यह कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है, इसका मात्रक बताइए। तो इन पर चर्चा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी मैं बताऊंगा इसी वीडियो में या अगले वीडियो में, है ना, तब आपको इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा। अभी संक्षेप में सुन लीजिए कि धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट, विद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को कहते हैं प्रतिरोध कहते हैं।
अब ये किन पर निर्भर करता है इस पर हम बाद में बात करेंगे, अभी मैंने आपको सिर्फ ओम के नियम के बारे में बताया है। अब बेटा ओम का नियम जो है वो क्या है कि V और I का अनुपात सदैव नियत होता है। इसी आधार पर हम इस नियम को बेटा सिद्ध भी करेंगे, अर्थात एग्जाम में प्रश्न अब कैसा आएगा वो सुन लीजिए आप लोग कि ओम के नियम को स्थापित कीजिए, मतलब सिद्ध कीजिए। ये बेटा मैंने सिद्ध नहीं किया है, ये तो केवल इस नियम की डेफिनेशन है, इस नियम की परिभाषा है। अब इस नियम को हम सिद्ध करेंगे कि इनका अनुपात सदैव नियत होता है। साथ ही साथ पूरा क्वेश्चन सुनिएगा, ओम का नियम सिद्ध कीजिए और इसकी सहायता से प्रतिरोध का व्यंजक स्थापित कीजिए। यहां पर बच्चों क्वेश्चन को मैं बोर्ड पे भी लिखने वाला हूं, आप लोग ओम का नियम समझ गए होंगे, इसको नोट कीजिए। बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से आ सकता है, ओम का नियम सिद्ध करना है हमें, साथ ही साथ प्रतिरोध का व्यंजक भी स्थापित करना है। इसको हम सिद्ध करते हैं बेटा, यह एक चालक है, आप देख सकते हैं, और इसके दो अनुप्रस्थ परिच्छेद हैं ए तथा बी। इस चालक की लंबाई बेटा एल है और प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन है। क्या है एन? प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ए है। साथ ही साथ यहां पर हमने एक बैटरी लगा दी है, कुंजी की सहायता से यहां विभवांतर आरोपित करेंगे। विभवांतर भी आरोपित करने पर इसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। जैसे ही कुंजी को हम चालू करेंगे, ऑन करेंगे, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर, चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर बेटा विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। प्रकाश के वेग से विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। प्रकाश का वेग मतलब जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं तुरंत ही बल्ब ऑन हो जाता है, पंखा चलने लगते हैं, जो भी विद्युत के उपकरण है जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं तुरंत कंडीशन उनकी ऑन हो जाती है, क्योंकि स्विच को ऑन करते ही चालक के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र स्थापित होता है प्रकाश के वेग से। तो प्रकाश का वेग आप लोगों को शायद मैंने कभी बताया हो, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इतने वेग से प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इनके रास्ते में आपको याद होगा धन आयन मिलते हैं जिनसे इलेक्ट्रॉनों की टक्कर होती है। तो ये सामान्य सी बातें थी जो मैंने आपको बताई, एक बार फिर से बता रहा हूं कि माना कि एल लंबाई का और अनुप्रस्थ परिच्छेद ए का कोई चालक है, इसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन है। चालक के सिरों पर एक बैटरी की सहायता से भी विभवांतर आरोपित किया गया है। कुंजी को जैसे ही ऑन करेंगे तो आई विद्युत धारा प्रवाहित होगी और प्रकाश के वेग से प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र स्थापित होगा। तो इलेक्ट्रॉनों पर कितना बल लगेगा? चूंकि विद्युत क्षेत्र है कैपिटल ई, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, ये पहले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, आप लोगों को याद होगा फार्मूला F = QE। तो Q के रिप्लेस में बेटा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर इतना बल लगेगा। कितना? F = EE। Q के रिप्लेस में क्या आ जाएगा? E आ जाएगा। एक बार और समझ ले ये फार्मूला कहां से बना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। E = क्या होता है? F/Q0 होता है, याद करें। Q0 की जगह Q लिखा है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो F = हो जाएगा बेटा QE। अब Q के रिप्लेस में E क्यों हो गया? क्योंकि यहां बल किस पर लग रहा है? प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन पर बल कितना लग रहा है? E। कब लग रहा है? जब विद्युत क्षेत्र यहां पर है। कितना है विद्युत क्षेत्र? कैपिटल E है। अब यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m है और उसमें उत्पन्न त्वरण a है, तो आप न्यूटन का दूसरा नियम याद करें, F = ma होता है। ये आपने कहां पढ़ रखा है? 11th क्लास में। कैसे बना ये फार्मूला कि यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो, उसमें उत्पन्न त्वरण a हो, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल न्यूटन के दूसरे नियम से। दोनों की तुलना कीजिएगा 1 व 2 से, 1 व 2 से तुलना कीजिएगा तो आ जाएगा बेटा ma = EE फाइंड हो जाएगा। तो सिर्फ a बराबर हो जाएगा EE/m। इसको हम नंबर दे देते हैं 3 दे देते हैं। यहां से हमें a का मान मिल गया। थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन है, मैं संक्षेप में
बहुत स्टेप शॉर्ट करके मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। अब आप लोगों को 11th क्लास में बेटा गति का प्रथम समीकरण याद होगा। गति का प्रथम समीकरण हमने क्या स्टडी की है, v इक्वल टू u प्लस at। ये फार्मूला आप लोग याद करें। v का मतलब होता है अंतिम वेग, u का मतलब होता है प्रारंभिक वेग। इलेक्ट्रॉन की जैसे ही टक्कर होती है किससे बेटा, धन आयनों से, तो उसका वेग शून्य हो जाता है। टक्कर के तुरंत बाद वेग कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्योंकि लगातार यहां से बल लग रहा है, बैटरी के द्वारा विद्युत क्षेत्र बना, उससे बल लग रहा है। कितना बल लग रहा है ये लिखा हुआ है समीकरण 1 में। तो इलेक्ट्रॉनों का वेग पुनः बढ़ेगा, फिर टक्कर होगी, जीरो होगा, जीरो से बढ़कर अधिकतम होगा, फिर जीरो होगा, फिर अधिकतम होगा। अधिकतम यानी कि अंतिम वेग बेटा v हो जाएगा। प्रारंभिक वेग इसका जैसे टक्कर होगी तो शून्य हो जाएगा। a मतलब त्वरण है, t मतलब समय होता है। और जब यहाँ इलेक्ट्रॉनों की टक्कर होती है बेटे, तो जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है और जब उसकी किसी अन्य वस्तु से टक्कर होती है तो वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। ऐसा लगता है मानो इलेक्ट्रॉन आराम कर रहा है, लेकिन चूंकि लगातार बल लग रहा है इसलिए बेटा उसको गति में आना पड़ेगा। जब टक्कर होती है तो वो क्षणिक रूप से विश्राम की अवस्था में आ जाता है। तो बेटा टाउ की जगह, टी की जगह हम टाउ लिखेंगे, और टाउ का मतलब है श्रांति काल। इंग्लिश में बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो इसमें हम जरूरी परिवर्तन करते हैं। कैसे परिवर्तन करते हैं कि u के रिप्लेस में तो बेटा 0 आएगा, एंड t के रिप्लेसमेंट टाउ। व्हाट इज टाउ, यहां पर टाउ क्या है, श्रांति काल। और इसको इंग्लिश में ज्यादा हम बेहतर समझ पाएंगे, रिलैक्सेशन टाइम। तो ये परिवर्तन कर दीजिए, यहां पर 0 प्लस a इंटू टाउ या v इक्वल टू a इंटू टाउ। अब इसमें बेटा a का मान रख दो समीकरण 3 से। समीकरण 3 से a का मान रखें। यदि आपको अक्षर छोटे दिखाई देते हैं तो आप जूम करके वीडियो को बड़ा करके देख सकते हैं, बड़ी स्क्रीन, बिग स्क्रीन करके देख सकते हैं। तो v इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, a की वैल्यू पुट करें। a की वैल्यू कितनी है, e अपॉन m, और पहले से आप देख सकते हैं बेटा टाउ है। इसको मैं इक्वेशन नंबर लिख देता हूं 4। यहां तक हमें v फाइंड हो गया। आप लोगों को बता दूं तो ओम का नियम को मैंने दूसरे शब्दों में लिखा था, v और I का अनुपात सदैव नियत होता है। तो मैं इसको अभी मैं सॉल्व करूंगा, स्टेप आपको फिर से समझाऊंगा। इस तरह से सॉल्व करना है बेटा कि विभवांतर और धारा दोनों मिल जाए। विभवांतर और धारा का फिर हम अनुपात निकालेंगे और हम देखेंगे कि वह अनुपात एक नियत राशि के बराबर है। तो अभी तक जितना भी मैंने सॉल्व किया है उसमें ना तो विभवांतर आया है और ना धारा आया है। दोनों एक एक करके हम लाने का प्रयास करेंगे। कैसे लाते हैं, तो इसमें आपको पहले ई को हटा देते हैं। ई मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और याद करें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर या विभव प्रवणता में क्या संबंध था। तो कुछ दिन पहले ये हमने विभव वाले सूत्र चैप्टर में स्टडी की हुई है बेटा इसकी। E इक्वल टू माइनस dv बाई dx। dv का मतलब विभवांतर, तो dv के रिप्लेस में हमने v का यूज किया है, और ये जो दूरी आप देख रहे हैं dx के रूप में, उसकी जगह बेटा l हो जाएगा। और ऋण चिन्ह की उपेक्षा कर दें। केवल ये ऋण चिन्ह इस बात का संकेत है कि दोनों की जो दिशा है परस्पर विपरीत होती है। यहां हमें दिशा की आवश्यकता नहीं है, इसलिए माइनस चिन्ह की उपेक्षा कर देंगे। सो बेटा यहां बचेगा v डिवाइडेड बाई l। ये v क्या है, विभवांतर है, और ये वाला v क्या है बेटा, अंतिम वेग है। तो अब इस e के मान को समीकरण 4 में आप रख दीजिए। देन v इक्वल टू क्या हो जाएगा, e, कैपिटल E को हटाएंगे तो v आएगा, टाउ आएगा बेटा, m आएगा, साथ में l आएगा। ये इतना समझ में आ गया होगा। कैपिटल E के रिप्लेस में v बाई l रखा, बाकी जैसा है वैसे का वैसा मैंने रख दिया। ये समीकरण नंबर हो जाता है 5। अब आप लोग याद करें लास्ट वीडियो में अनुगमन वेग के बारे में बात की थी हमने। अनुगमन वेग क्या होता है, बताइए क्या होता है। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन एक निश्चित औसत वेग से गति करते हैं। जब बाह्य विभवांतर लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित औसत वेग से गमन करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही अनुगमन वेग या अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। वास्तव में औसत वेग ही अपवाह वेग होता है। औसत वेग निकालें, कैसे निकलता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय vd। और आपको याद है दो वेग हैं, 0 एंड v, तो दोनों का औसत क्या होगा बेटा, 0 प्लस v बाई 2 हो जाएगा।
मीन्स वी डी इक्वल टू वी बाई 2 हो जाएगा। अब आपके पास में वैल्यू है किसकी, v की। समीकरण 5 से आपको v की वैल्यू पुट करना है, सो दैट वी डी विल इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2 ऑलरेडी है, पहले v की वैल्यू पुट करते हैं, ई कैपिटल V टाउ एंड डिवाइडेड बाई 2ml। ये बेटा क्या हो गया, अनुगमन वेग हो गया। अब अनुगमन वेग में एक राशि तो मिल गई है, दूसरी राशि की आवश्यकता है I की। जैसे ही I मिल जाएगा तो ये ऑटोमेटिक अभी देखेंगे सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि V और I का जो अनुपात है उसे हमें सिद्ध करना है कि नियत होना चाहिए। अब I को कैसे लाएं, तो इस लास्ट वीडियो को याद करें, धारा और अनुगमन वेग में संबंध हमने क्या स्टडी की है, I इक्वल टू NEA/VD। ये आपको पहले से याद है बेटा। धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध है, तो इसमें VD का मान पुट कर दीजिए NEA और VD का मान है E कैपिटल V टाउ डिवाइडेड बाई 2ml, 2 बूंद जिंदगी के। I इक्वल टू N E स्क्वायर A टाउ कैपिटल V एंड डिवाइडेड बाई 2ml। तो क्या हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, V और I दोनों प्राप्त हो गए। अब इनका रेशियो करना है, V डिवाइडेड बाई I। V को यही रहने दे, I को इसके डिवाइड में अपॉन में ले जाइए, डिवाइड में ले जाइए, V अपॉन I इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें बेटा 2ml अपॉन N E स्क्वायर A इंटू टाउ। अब आपको ये विचार करना है कि यहां जितनी भी क्वांटिटी लिखी हुई है क्या वे कांस्टेंट हैं, क्या वे नियतांक हैं, तो बेटा यहां दो तरह की नियतांक हैं। एक नियतांक होते हैं जो हमेशा नियत होते हैं परमानेंटली, और कुछ कंडीशनल होते हैं। जैसे आपको ओम के नियम की शर्त में क्या बताया, चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मतलब लंबाई में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अर्थात यहां जितनी लंबाई का हमने वायर यूज किया है वह फिक्स है, ना बढ़ेगा ना घटेगा, तो बेटा एल नियतांक हो गया। ये टेम्परेरी है। क्यों है टेम्परेरी, क्योंकि हमारी मर्जी, हम बड़ा तार ले सकते हैं, छोटा ले सकते हैं, लेकिन एम आपके हाथ में नहीं है। एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और दुनिया में जितने भी पदार्थों के इलेक्ट्रॉन हैं सभी एक जैसे होते हैं, सभी सर्वसम होते हैं, ना बड़ा होता है ना छोटा होता है। तो बेटा दो तो कांस्टेंट है ही, सभी जानते हैं, एम परमानेंट कांस्टेंट हुआ, एन है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति एकांक आयतन में अलग अलग चालकों में अलग अलग होती है, लेकिन हमने तो एक चालक फिक्स किया है। अभी सपोज करें कॉपर का है, सिल्वर का है, तो किसी भी कॉपर की बात करें, दुनिया में जितने भी कॉपर हैं, प्योर कॉपर, प्योर सिल्वर, सभी में एन कांस्टेंट होगा। अब ई परमानेंट कांस्टेंट है, बिकॉज क्यों है बेटा, ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ये एरिया है, जिस तरह से लंबाई चेंज नहीं होना चाहिए उसी तरह से एरिया भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर लंबाई आप बढ़ाएंगे तो एरिया मतलब क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। टाउ का मतलब है बेटा रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि श्रांति काल, और इसका संबंध एक अन्य राशि से है, वो है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो श्रांति काल कम हो जाता है। इस पर आगे और चर्चा करूंगा मैं, लेकिन चूंकि हमने शर्त क्या पढ़ी है कि भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मतलब ताप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ताप क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट, तो रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट रहेगा। कहने का मतलब बेटा ये जितनी भी क्वांटिटी है, ये सभी क्वांटिटी बेटा कांस्टेंट है, और उन सबको हमने लिखा एक राशि के बराबर, और वो राशि क्या है, आर है। ये सभी संख्याएं कांस्टेंट हैं, ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। और इतने सारे कांस्टेंट की जगह केवल एक कांस्टेंट हम लिख देंगे, और किसको हटा के लिखा है, तो R इक्वल टू हो जाएगा 2ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। तो बेटा ये हो गया प्रतिरोध का व्यंजक, और ये ओम का नियम हो गया कि V और I का अनुपात हमेशा कितना होता है, V और I का अनुपात एक नियतांक के बराबर है, और वह नियतांक कौन है, R है। तो इस प्रकार से ओम का नियम सिद्ध हो जाता है। साथ ही साथ एक तीर से हमने दो निशाने लगा दिए। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि प्रतिरोध का व्यंजक स्थापित करो बेटा, तो ये प्रतिरोध का व्यंजक स्थापित कर लिया, और ये हमने क्या सिद्ध कर दिया, ओम का नियम। अब एक बार और संक्षेप में रिवाइज कर देता हूं कि यह एक चालक है जिसकी लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N है, इसके स्तरों पर V विभवांतर आरोपित करते हैं तो I विद्युत धारा प्रवाहित होती है, साथ ही साथ प्रकाश के वेग से विद्युत क्षेत्र स्थापित होगा, तो इलेक्ट्रॉनों पर बल लगेगा, कितना लगेगा ये लिखा हुआ है, तो Q के रिप्लेस में E हो जाएगा।
अब इलेक्ट्रॉन चूंकि बेटा गति करेंगे, उनके वेग में परिवर्तन होगा, अर्थात गति कौन सी गति होगी? त्वरित गति होगी। तो यदि उत्पन्न त्वरण a है और साथ ही साथ द्रव्यमान m है इलेक्ट्रॉन का, तो लगने वाला बल न्यूटन के दूसरे नियम से दोनों का कंपेयरिंग कर लिया, a का मान निकल आया। फिर हमने इसमें गति का प्रथम समीकरण लगाया, टक्कर होते ही वेग शून्य हो जाता है, जो कि पुनः बढ़कर v हो जाता है। और बीच बीच में आपको याद है मैंने कहा था टक्कर होगी तो इलेक्ट्रॉनों का वेग शून्य हो जाता है, आराम करने लगते हैं। आराम करने के औसत समय को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, हिंदी में श्रांति काल। तो टी की जगह आप टाउ पढ़ेंगे, v इक्वल टू ए इंटू टाउ। अब इसमें बेटा ए का मान रख देंगे। ए का मान रखने के बाद अब यहाँ ई आपको दिख रहा है, ये वाला जो ई है ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब इसकी मदद हमने क्यों ली ये भी आपको समझना चाहिए, ताकि इसकी हेल्प से बेटा विभवांतर आएगा। हमारा अल्टीमेटली जो फाइनल जो हमारा जो गोल है वो ये है कि v और i प्राप्त हो जाए। जब तक v और i नहीं आएंगे, ओम का नियम सिद्ध नहीं होगा। तो जैसे ही e को हटाएंगे तो बेटा v आ जाएगा, dx की जगह l हो जाएगा। यह मान इसमें रख दिया। अब v तो आ चुका है, हमें क्या चाहिए? i चाहिए। तो i को लाने के लिए कौन हमारी हेल्प करेगा? अनुगमन वेग। अनुगमन वेग को लाना है तो अनुगमन वेग की परिभाषा, औसत वेग को ही क्या कहते हैं? अनुगमन वेग। इसमें v का मान रख दिया, v का मान रखने के बाद ये प्राप्त हुआ। अब अनुगमन वेग और धारा में संबंध, और vd का मान रख देंगे तो बेटा v और i दोनों आ जाते हैं। बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनका अनुपात निकालना है। ये जितनी भी राशियां हैं सभी नियतांक है, तो ये ओम का नियम हो जाता है। और इस सारे नियतांकों की जगह एक नियतांक लिखेंगे तो यही क्या है बेटा? यही प्रतिरोध का व्यंजक है। और इसके ऊपर लिखना यही ओम का नियम है। तो इस तरह से आज की वीडियो में मैंने आपको ओम के नियम के बारे में बताया। कल का जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा बच्चों, उसमें प्रतिरोध के बारे में आगे बात करूंगा मैं। इसी फार्मूले से हमारा अगला क्वेश्चन बनेगा कि प्रतिरोध कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है। तो अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। दो तरह के कांस्टेंट हैं, परमानेंटली और टेम्परेरी। तो जो परमानेंट कांस्टेंट है उनको हटा दीजिए, तो टेम्परेरी कांस्टेंट बचेगा एल, एन एंड ए, और साथ में टाउ। ये चार चीजें बचेंगी। प्रतिरोध इन चारों पर निर्भर करेगा। विचार करना कि कैसे निर्भर करेगा। नेक्स्ट वीडियो में इस पर मैं आपके सामने बेटा डिस्कस करूंगा, चर्चा करूंगा। सभी बच्चों को एक बार पुनः ये वीडियो मेरी तरफ से और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।